हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सबके सामने एक नई श्रृंखला लेकर, एक नई श्रृंखला नहीं कह सकते, यूं कह सकते हैं कि आपको सिर्फ बताने आए कि आप कोई भी पुनरावलोकन कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा आप सभी लोगों को व्यू देंगे कि कैसे इसको कवर किया जाए और कैसे इसे कंप्लीट करके एकदम रेडी होकर हम बैठ जाएं आरो यारो के लिए। सबसे पहली बात होती है, तो आज ये आप सभी लोगों के पास अगर घटना चक्र का पुनरावलोकन नहीं है तो आप लेकर रखें, और एकदम अपडेटेड वाला 2023 वाला, ठीक है ना, जिससे आपको 22 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे आपको मिल सके। यूपी पीसीएस, आरओ या किसी अदर स्टेट के पीसीएस से संबंधित सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप सभी लोग कभी कभी कहते हैं ना, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी किसी किसी को धन्यवाद भी दे दिया करें। तो इस बुक को धन्यवाद भी दिया करें, क्योंकि आप सभी के बीच में 30 वर्षों तक का लगभग, देखो यहाँ पर बताया जाता है 1990 से 2023 तक के प्रश्न पत्र शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात होती है। आपको तो जब काम होता है तब आप आते हैं कि अरे इस ईयर का कुछ मिल जाए, उस ईयर का कुछ मिल जाए, लेकिन इन्होंने क्या संकलन करके पूरी बुक पर निकाल रखा है, ठीक है। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य दंड प्रश्न पत्र भी शामिल है, मतलब मेंस में जो प्रश्न पूछे गए वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो आज आप सबके सामने पर्यावरण या यूं कह सकते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित ये आपकी घटना चक्र है, और बहुत ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं, मात्र 6 बुक इसकी लेनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इन्वायरमेंट लें, दूसरी चीज आप हिस्ट्री लें, और आप इसके बाद पॉलिटी की लें, उसके बाद साइंस की लें, ठीक है ना, और साइंस के बाद ज्योग्राफी की लें। तो 1 2 3 4 5, और आप इसके अलावा जिनको इकोनॉमिक्स तैयार करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन मीन्स करंट अफेयर से संबंधित आते हैं, उसके अलावा राज्य या स्टेट संबंधित ले सकते हैं। जो स्टेट की अलग अलग बुक आती हैं उनमें से करंट अफेयर, अरे मतलब घटना चक्र खुद देता है, राज्य आधारित घटना चक्र पुनरावलोकन, तो उत्तर प्रदेश के, बिहार की, जहां से आप संबंधित वहां की आप बुक ले सकते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पर्यावरण की बुक को कैसे आप 48 आवर्स में पढ़कर कंप्लीटली 20 नंबर, कितने 20 नंबर या यूं कह सकें 20 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं आप आउट ऑफ 140 के अंतर्गत। मतलब आरओ में 140 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इस बुक से आने वाले हैं, क्योंकि पर्यावरण के या एनवायरनमेंट के ज्यादातर 80%, 70 से 80% रिपीट क्वेश्चन आते। आप उठाकर देखिएगा, कभी भी पेपर उठाकर देखिएगा, जितने भी अभी तक आरओ से संबंधित पेपर हुए आप उठाकर देखेंगे तो 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट आए हैं। तो क्यों ना इसको आप अपने दिमाग में, अपने दिल में एकदम चिपका कर रखें, है ना। जैसे आप कुछ चीजें रखते हैं तो उसी तरह इसको कि 48 घंटे में या 48 आवर्स में कैसे इस बुक को पढ़कर तैयार किया जाता है। तो आइए आज हम लोग बस थोड़ी देर बात करेंगे इसके विषय में। ये आपका बस छोटा छोटा सा वीडियो होगा। मैंने कहा था कि आप लोगों को रणनीति जरूर बताएंगे कैसे इन बुकों को पढ़ना है। मैंने कहा कम से कम आपके पास ये 6 पुनरावलोकन होनी चाहिए, और इन 6 को कैसे पढ़ना, हर एक बुक के बारे में एक एक करके बताएंगे। कौन सी चीज पहले कवर करनी, कौन सी चीज बाद में कवर करनी है, ये आपको यहां से पता चलेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं सबसे पहले इनके बारे में कि कैसे इनका कैसे बताया गया, अध्यायवार बताए गए कि पहला है पर्यावरण और सतत विकास। सतत विकास से या यूं कहें एसडीजी से हर ईयर यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चाहे आप देख लें उठाकर प्रीवियस ईयर 2023 का, 2022 का, 2021 का, और एक साथ 4 पूछता है। क्यों? क्योंकि मिलान करने के लिए जिग जैग देता है। तो एक साथ कितने एसडीजी पूछ लेता है? 4 एसडीजी ना, कितने? 4। इनका लक्ष्य याद रखें कैसे 2015 से 2030 तक इनका टारगेट रखा गया है
इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक पर, ठीक है। अगला कहा गया क्या ये पढ़ना जरूरी है? हाँ, आपको सतत विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए पहले उस पर बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहां पर कोई भी चैप्टर है तो आप देखेंगे अभ्यारण्य, जैवमंडल, रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार यहां से एक प्रश्न आता ही आता है, हर बार की बात कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस, चाहे वनडे लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक की बात कर रहे हैं, यहां से आएगा ही। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित आता ही आता है क्वेश्चन। तो आप कहां से उठाएं मैडम जी, कहां से उठाएं? तो आप ओजोन परत संरक्षण से उठाएं और वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य करें, और फिर आप अभ्यारण्य और उसके बाद जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र करें, वैकल्पिक ऊर्जा करें। ये चैप्टर क्या है इसके बारे में जाने समझे और देखें। प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार यहां से अगर इस चैप्टर से थ्योरी से नहीं पूछेगा तो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लेता है, लेकिन पूछता जरूर है, आप खुद ये बात देखेंगे। जल संरक्षण आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर साइकिल पूछा जाता है, तो जल संरक्षण उससे संबंधित विविध मिसलेनियस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको चैप्टर नंबर 5 से लेकर आपको चैप्टर नंबर 11 तक, कहां तक है 11 तक, 5 से लेकर 11 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जब इतने पढ़ लें तब यहां से जैव विविधता देखें, जैव विविधता से फिर उसके बाद पारिस्थितिकी देखें, तब उसके बाद आप पर्यावरण सतत विकास पर आए, और फिर उसके बाद हरित गृह प्रभाव। बताइए क्या यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है? आते हैं। इन 11 चैप्टरों में से लगभग हर एक चैप्टर को छुआ जाता है या टच किया जाता है। अब आप तो बोलिए कि 48 आवर्स में पढ़ लेंगे, कैसे जरा ये भी बता दीजिएगा। आइए, तो मैंने कहा जैसे अभी वर्तमान में मैं खुद इन सबको तैयार करवा रही हूं, आपको तैयार करवाऊंगी। इससे संबंधित एक वीडियो आपके बीच में पहुंचा था ना, अच्छा रिस्पांस आया, आपने बहुत अच्छा दिया। तो मैंने यही सोचकर बनाया था कि रणनीति आपके बीच रखेंगे। तो अब आप जैसे इस चैप्टर को उठाएं, आपके घर में चाहे बुखार हो, आपको चाहे जुकाम हो, चाहे आई फ्लू, चाहे स्वाइन फ्लू हो गया हो, चाहे कोविड-19 से आप प्रभावित हो, कुछ भी हो, आपको ये चैप्टर हर हाल में 4 आवर्स में खत्म ही करना है। 4 घंटे में आपको कम से कम खत्म ही करना है, बस एक बार। हमने नहीं कहा कि आपको 2 बार खत्म करना है, हमने नहीं कहा कि आप इसको रिपीट करिएगा, हमने कहा 4 घंटे में सिर्फ खत्म ही करना है। कैसे खत्म करना है ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप तुरंत उठाएं वैकल्पिक ऊर्जा, और मैंने कहा 4 घंटे में इसे खत्म करना है। अब कैसे खत्म होगा ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो इसे 3 घंटा 22 मिनट में इस चैप्टर को मैंने समाप्त किया था। तो क्योंकि बड़ा लंबा चैप्टर है, तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे 4 घंटे में कैसे हो सकता है, लेकिन आप करिएगा, आप कर ले जाएंगे। उसके बाद जैसे अब आपके बीच आता है प्रदूषण का, तो ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, तो इसमें 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो जो इधर वाला घंटा बच रहा है वो कहीं और कवर कीजिएगा। हो गया 4 घंटे। जल संरक्षण, अगर आप इसको 4 घंटे के अंदर 2 घंटे 3 घंटे, तो जितना समय बच रहा है इसी चैप्टर को आप रिवीजन करें। जो चैप्टर नहीं तैयार है तो आप उसे 4 घंटे में जितनी बार पढ़ सकें। जैसे बचपन में हम लोगों को साल मतलब एक ईयर 1 ईयर लगभग ABCD सिखाई जाती थी। आज भी आपके रोम रोम पर ABCD है। अगर आपसे पूछ लिया जाए M के बाद क्या आएगा तो आप सीधा कहेंगे N आएगा, और क्या आएगा। आपसे पूछा जाए W के बाद क्या आएगा तो आप कहेंगे X आएगा, है ना। आपके रोम रोम पर बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन जबरदस्त किया था। आज बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे, पर्यावरण आ तो गया, लेकिन कितनी बार आप सुनेंगे, एक बार। नो बुक, बिना बुक के सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आप लिख कर ले लो। चाहे जितना कहें लोग कि मैं यूट्यूब से पढ़कर सिर्फ सिलेक्शन लेकर बैठा हूं,
कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि YouTube से आप हिंट ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, अपने कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आप मोटिवेट हो सकते हैं। टीचर पढ़ाते पढ़ाते मोटिवेट करेगा। एक टीचर दो दो बोलियां बोलता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। पता है कि नहीं? दो दो तीन तीन बोलियां बोलता है। क्यों? सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि दो दो या तीन तीन बोलियां हम लोग खुद ही बोलते हैं। जैसे अभी हमारी एक स्टूडेंट है, ज्योत्सना नाम है, मैं उसका नाम ले रही हूँ, ज्योत्सना वर्मा। उसने कहा मैडम सब खत्म, बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर कर दिया जा रहा है, सब खत्म, मन कर रहा है कि मर जाए जाके, है ना। तो हम ही शिक्षक, हम ही लोग कहते हैं कि बच्चा क्या जिंदगी इसीलिए है, मरने के लिए। मेहनत करिएगा, इतनी मेहनत करो कि आगे आने वाले एग्जाम पर आप परचम लहराएं अपना। वही टीचर आपको पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। हम लोग ये भी कहते हैं क्या सफलता आप केवल पढ़ाई से ले सकते हैं? हम लोग पढ़ाई को भी पीछे कर देते हैं टीचर होकर के। क्यों? सिर्फ हमारे स्टूडेंट अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। आप अपने माता पिता और शिक्षक को एक समान मानकर जिस दिन देखेंगे, कभी आपका बुरा नहीं सोच सकता, कभी भी। अब अपवाद तो हर जगह होते हैं, माता पिता भी अपवाद में आते हैं, है ना। गुरु की तो बात छोड़ो, माता पिता भी अपवाद में आते हैं कि बहुत से माता पिता ऐसे भी होते हैं कि अपने ही बालक और बालिका को आगे बढ़ते नहीं देख पाते हैं ना। होते हैं, आप कहेंगे नहीं होते, हम कहते हैं होते हैं। मैंने देखा है लोगों के घरों पर, ठीक है ना, होते हैं। तो आपको ही हम ही लोग तीन तीन चार चार रंग दिखाते हैं, हम ही शिक्षक। क्यों? क्योंकि आप कहीं कुछ गलत ना करें, आप सुरक्षित रहें। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जीवन क्या इसलिए था। आप एक एग्जाम में बैठ नहीं पा रही, हार मान गई, तो क्या अदर एग्जाम आपके लिए नहीं है? आरओ लगा है, आगे यूपीपीसीएस लगा है, पेट लगा है, अरे तमाम एग्जाम है। आप उन पर झंडा अपना गाड़े, झंडा लगाए ना, आप टॉप करें। आपको एक एग्जाम में आपने टॉप कर दिया ना, अरे क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश, केवल एक बार टॉप करने के बाद लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। जैसे मैं वो कहानी सुनाती हूँ कि रिक्शा बनने के लिए जैसे 2 दिन 4 दिन लगता है, लेकिन आपका एरोप्लेन बनने के लिए सालों लगते हैं। तो आप एरोप्लेन बने, सालों लगाइए, अपने आप को तपा दीजिए इतना कि जब उभरे आप ना, तो सामने वाला टिक ना पाए, इतना ताव हो आप में। जैसे सूरज के सामने कोई टिक नहीं पाता है, तो आप जब अपने आप को इतना तपाएंगे ना, तो एग्जाम की क्या औकात है, उसे भी आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। और वही घुटने टेक करके आप पर्यावरण के भी धज्जियां उड़ा सकते हैं। और यहां से 15 नंबर आप अपनी मुट्ठी पर कर सकते हैं। कितने नंबर? 15 नंबर। 15 से 20 नंबर का आता है, लेकिन 5 नंबर मैं इसलिए छोड़ रही हूं क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित पर्यावरण से पूछ लिया जाता है, कभी दिवस से संबंधित, कभी कोई सम्मेलन से संबंधित, तो करंट अफेयर से संबंधित भी आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को आप अपने दिमाग में रखें। तो मैंने कहा यहाँ पर 11 चैप्टर है। कितने? 11 चैप्टर है। और इन चैप्टरों को मैंने कहा हर एक चैप्टर को 4 आवर्स आपको देना है। मतलब आप कहेंगे 44 आवर्स ही तो टोटल होते हैं, आपने तो 48 घंटे। हाँ, अब 44 आवर्स में 4 आवर्स और जोड़ना है, तब कितना होगा? 48 आवर्स होगा। ठीक है, तो कैसे? कुछ बच्चे जरूरी नहीं है कि एक ही स्पीड से पढ़ें, कुछ बहुत धीरे धीरे पढ़ते होंगे, कुछ बहुत स्पीड से पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 40 घंटे में इसे समाप्त कर सकते हैं। 40 घंटे में पढ़ना कैसे है मैडम? आइए अब उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी कला बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, और उस कला को अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो आरो आपकी मुट्ठी से नहीं जाने वाला है। हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, कौन सा चैप्टर पहले उठाना है और कौन सा चैप्टर बाद में उठाना है। ठीक है ना। अभी इसके बाद फिर भूगोल का बता देंगे, फिर इतिहास का बताएंगे, हर एक चैप्टर का हर एक क्या कहते हैं आपके सिलेबस का हर एक बुक उठाकर बताएंगे कि कैसे इन 6 बुकों को समाप्त करना है आरो से पहले। आइए, तो मैंने आज जैसे आपके सामने एक सब्जेक्ट लिया, एक टॉपिक लिया, वो है आपका वैकल्पिक ऊर्जा। इसी से संबंधित, इसी की बुक का है, कहीं और से मैंने नहीं लिया।
अब मैम कैसे पढ़े इसको कि 4 घंटे में ये वैकल्पिक ऊर्जा समाप्ति हो जाए। हमने कहा आइए देख लेते हैं। तो कहा ऊर्जा, ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन क्या हो सकते हैं। मैं बोल रही हूं तो ये क्या है, ऊर्जा, लेकिन इसके संसाधन क्या है। अरे मैंने कुछ खाया होगा, पिया होगा, है ना, तो वो क्या दे रही है, हमें एनर्जी दे रही है। अभी 4 घंटे लगातार बोलते रहे, मुंह झुरा के कांटा हो जाएगा और दिमाग कहीं और लगेगा फिर ना, कि कोई पानी दे दे 4 बूंद ना। तो एनर्जी जब आपको नहीं मिलेगी तो आप तड़पेंगे, तो आपको एनर्जी लेनी पड़ती है हर एक चीज के लिए। तो क्या है, वही आपकी ऊर्जा है। कहा गया प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। आप देख रहे हैं तो ऊर्जा लग रही है, आप देख रहे हैं तो आपको ऊर्जा लग रही है, सुनने में ऊर्जा लग रही है ना। आप अपने दिमाग में प्रेशर दे रहे हैं कि ये बात कैसे अंदर तक ले जाए। तो समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार, अरे कई प्रकार से हो सकता है। हम अपना भोजन खा करके भी ले सकते हैं, है ना। अब जैसे लाइट है, अब ये लाइट जल रही तो इसमें भी तो ऊर्जा है, तो ये विद्युत से आ रही, किससे आ रही, विद्युत से आ रही है ना। तो ये क्या है, ये एक ऊर्जा है। अभी हम कहीं से इसका तार हटा दें, लाइट जलेगी क्या, कहीं नहीं जलने वाली है, ठीक है। तो देखो ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को आप कितना यूज कर लें वो खत्म होने वालों में से नहीं आती है। आप उसे यूं कह सकते हैं कि बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा खत्म हो सकती है क्या, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये सौर ऊर्जा रहने वाली है ना, तो सौर ऊर्जा उसमें आती है। पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा और कहा गया कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जैसे कोयला, एक बार जला राख। अब क्या राख से आप कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। राख जलने के बाद कोयला से आप राख बन गई एक बार, तो फिर उसका कोयला आप नहीं बना सकते। पेट्रोलियम, अब हमने कहा मैंने अपनी फटफटिया में तेल डलवाया, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम या पेट्रोल डलवाया, क्या डलवाया, पेट्रोल, और हम 10 किलोमीटर चले गए और हमने कहा कि आधा लीटर तेल डाल दीजिएगा, वो खत्म हो गया। तो क्या हम वापस वो 10 किलोमीटर आएंगे तो क्या वो तेल हमको वापस मिलेगा, नहीं, क्योंकि एक बार जलने के बाद जो गया वो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। इससे साधारण कोई नहीं समझा सकता, सीधी सी बात है। तो जैसे मैंने पेट्रोल डलाया गाड़ी में, तो ऊर्जा उसने 10 किलोमीटर चली, गाड़ी चली, और वो किससे, पेट्रोल से चली, तो ऊर्जा मिली उसको, और वो खत्म, तो अब दोबारा उससे कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपका प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस है, जैसे एक बार जली काम खत्म, अब दोबारा मिलने वाली नहीं, मिलने वाली। आपका आता है परमाणु ऊर्जा, क्या आएगा, परमाणु ऊर्जा। आपका सेल गैस, क्या होता है, सेल गैस, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे पढ़ना क्या है, तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से लेकर 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। अब ये टारगेट आपसे पूछ सकता है कि कब तक के लिए कहा गया है सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक मनाया जाएगा। तो 2014 से लेकर 2024, दशक का मतलब 10 साल तक ना। जैसे आप शतक कहते हैं ना, तो 100 साल होते हैं। अब दशक का मतलब 10 साल तक के लिए, ठीक है। तो ये आप एक टारगेट याद रखें, ऐसे आपको चुन चुन के पढ़ना रहेगा। अब यहां पर कहा गया नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण कारक है और ना ही इसका ना प्रदूषण कारक है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पहली बात कहा गया वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17, कितने आपके लक्ष्य हैं, 17 विकास लक्ष्यों में से 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक, कहां तक, एक ये टारगेट आपसे पूछा जा सकता है, 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ता, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम, मतलब सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है कि सौर ऊर्जा जो आपकी वैश्विक ऊर्जा है वो कब तक टारगेट रखी गई, 2030 तक।
आपको ये पढ़ना है। अब आप पूरे लक्ष्यों में से, जैसे 17 सतत विकास लक्ष्यों में से कहां पर ऊर्जा की बात कही गई, तो 7 में 7वें लक्ष्य के रूप में कहा गया है, वैश्विक स्तर पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आता है आप सभी के बीच में कि पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्ष से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। ये अनवीकरण ऊर्जा संसाधन है। मैंने बताया ना, कहा गया जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं ना। एक बार इनका प्रयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। आई ना वही बात, जैसे गाड़ी का उदाहरण मैंने दिया तो दोबारा नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। कहा गया कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। क्या दिया गया? ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। ठीक है, कहा गया यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसी से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं, है ना। पहला प्रश्न है कि कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो कोयला नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, तो क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। आप एकदम अपने दिमाग में ये बात रखें। दूसरी बात कही गई, जैसे दूसरा प्रश्न है कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो कहा गया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। तो क्या होगा? यूरेनियम। बताया गया कि पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे तथा पौधों के जीवाश्म इनका क्या करते हैं हम लोग? उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं और जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो इस तरह आपको प्रश्न भी करने, जैसे देखो आरओ 2016 में पूछा गया प्रश्न, कहा गया जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो क्या है? पृथ्वी है क्या? नहीं है। समुद्र नहीं है। आप जब पढ़ लेंगे यहां से तो आपको अपने दिमाग में एकदम इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, सूर्य ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरह आप इसे कर सकते हैं और इसी तरह आप इन्हें करिएगा। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और इसको आप सभी लोग लेकर रखें अपने पास। यहां से आपको इतना लाभ होने वाला है कि आप जब करेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ से प्रश्न भी आते हैं और मेरिट भी ये बनाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।